अभी भारत में चारों ओर इलेक्शन चल रहे हैं, तो क्यों ना हम इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें। तो आज हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक आपको जानना अति आवश्यक है क्योंकि ये यूपीएससी में आता है और इस बार 2024 में यह इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, 18वां इलेक्शन चल रहा है, इसलिए हम आज इसको पढ़ेंगे। तो ये जो कि आप देख पा रहे हैं, ये लक्ष्मीकांत बुक का लिया गया कुछ पेजेस है जो कि इलेक्शन कमीशन का है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, आप लोग के साथ समझाएंगे कि क्या होता है इलेक्शन कमीशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। ये एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है। इसका गठन भारत के जो संविधान है उसके द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। तो इसको क्यों बनाया गया था? निर्वाचन आयोग को बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका बनाने का उद्देश्य था भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखा जाए, जिसके लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना इसका मूल जिम्मेवारी है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, जो संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा होता है, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। समझ गए? तो चुनाव किस किस का चुनाव कराता है? राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्य के विधानमंडल हो गया एवं संसद का चुनाव मंडल द्वारा कराया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। और यह संविधान के आर्टिकल 324 में लिखा गया है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। यह एक अखिल भारतीय है और अखिल भारतीय सेवा जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं वो है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं और आप लोगों में से ज़्यादातर कैंडिडेट, एस्पिरेंट इसी को चुनते हैं और इसी के लिए आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। पंचायतों एवं जो नगर निगम का चुनाव होता है उसको कंडक्ट कराता है राज्य चुनाव आयोग। ठीक, इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। किसके लिए? पंचायत के लिए और निगम यानी नगर निगम के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, इसका संरचना किस प्रकार होता है, यह चलिए हम देखते हैं। तो इसका हम संरचना देखते हैं सबसे पहले। तो संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध है। पहला उपबंध क्या है? निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य आयुक्त से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये जो निर्वाचन आयोग है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना हुआ होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इन के सदस्य यानी निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कराया जाता है। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। यानी अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो सिलेक्शन किया जाता है कि कौन निर्वाचन आयुक्त होगा, तो इसके लिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। चौथा है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। किसके सलाह पर? जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचन आयोग के सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिससे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। तो राष्ट्रपति अगर प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति करता है तो निर्वाचन आयोग का सलाह लेना अनिवार्य है, यानी उससे सलाह वो लेता है। पांचवा क्या है? निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्त की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की गई है।
तो ये जो निर्वाचन आयुक्त है और प्रादेशिक आयुक्त है, इसकी जो सेवा है, शर्तें हैं, पदावधि है, ये इसका निर्धारण करता है, इसका निर्धारण करता है राष्ट्रपति करता है। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 1950 से जो 15 अक्टूबर 1989 है, 1950 से 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। 1950 से 1989 तक जो निर्वाचन आयोग है केवल एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। इसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था, इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। मत देने की न्यूनतम आयु उस समय कितना वर्ष का था? उस समय 21 वर्ष का था। अभी हम जो वोट देते हैं वो 18 वर्ष की आयु में देते हैं, लेकिन उस समय वोट देने का अधिकार 18 वर्ष की युवती और युवतियों पर रहता था। तो जैसे ही वोट देने का साल गिर गया, वर्ष गिर गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार वोट देने के लिए उत्साहित होने लगे, वोट देने लगे, तो इससे ज़्यादा भीड़भाड़ बढ़ गया। इसीलिए एक सदस्य जो था निर्वाचन आयोग में वो काफ़ी नहीं था, उसको संभाल नहीं पाता था, इसीलिए अन्य 2 आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तो देखिए 16 अक्टूबर 1990 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किया। इसके बाद आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिनमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। जिनमें कितने निर्वाचन आयुक्त थे? 3 निर्वाचन आयुक्त थे। हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्त के जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया और स्थिति एक बार पहले की तरह हो गई, यानी फिर से एक ही साल के लिए बनाया गया था, रखा, लेकिन फिर से उसी तरह दोहराया गया। लेकिन बाद में फिर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिनमें 3 निर्वाचन आयुक्त थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के पास समान शक्ति है, यानी तीनों के पास कहे तो समान शक्ति है। उनके वेतन भत्ते दूसरे अनुलाभ भी समान हो, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। तो उनके जो वेतन है, भत्ते हैं और जो उसको लाभ दिया जाता है, सब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच विचार में मतभेद होता है, तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। तो देखिए 3 सदस्य जो है, अगर किसी प्रकार का कोई मतभेद हो जाता है तो यहाँ पर बहुमत के आधार पर तय होता है। तो 2 एक तरफ और एक अगला, यानी इस प्रकार का कोई वहाँ पर मामला तय होता है। उनका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल यानी चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या फिर कहें तो 65 वर्ष का, जो आपको ठीक लगे, मतलब जो सबसे पहले कंप्लीट होता है वही मान लिया जाता है। अगर कोई ज़्यादा ही यंग है तो उसके लिए 6 साल, अगर वो ज़्यादा एज का हो गया है और वो अगर चुनाव आयुक्त में सेलेक्ट हो गया, तो अगर वो मान लीजिए कि वो 60 साल में वहाँ पर पहुँचा है तो मात्र 5 ही वर्ष वहाँ पर कार्य कर सकेगा, ठीक है। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है। अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई हम इस काम के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, तो किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकता है, या उन्हें जो अपना कार्यकाल होता है, अपना समय है, समाप्त करने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसको हटाया भी जा सकता है, अगर वो अच्छा से कार्य नहीं कर रहा है तो उसको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्वतंत्रता कि उनको आखिर क्या क्या स्वतंत्रता है। वैसे तो ये निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एवं अस्थायी निकाय है, तो इसकी क्या क्या स्वतंत्रता मिली हुई है। तो संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध है। पहला क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। तो उसका जो 6 साल है उसमें वह अपना कार्य सुरक्षा से कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं पड़ता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति यानी उसी तरह से
हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, तो विशेष बहुमत के द्वारा लोकसभा संसद के दोनों सदनों से उसको पास कराया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास भेजेगा, तो इस प्रकार से उसको हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो उन्हें दुर्व्यवहार व असमक्षता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अतः राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है, यानी वो राष्ट्रपति पर निर्भर नहीं है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति जब चाहे उसको अपने पद से हटा सकता है, तो इसको हम कहते हैं प्रसाद पर्यंत। हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता है, यानी जो राष्ट्रपति कहता है वो नहीं कहता है। राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुसार वह नहीं चलता है। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात, अगर उसकी नियुक्ति हो जाती है तो उसके पश्चात उसमें कोई गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो मान लीजिए कि सरकार अगर उसके पद में अगर वो पहुंच गया है और उसके अगर वेतन को बढ़ाना चाहता है तो वो नहीं बढ़ाएगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है या प्रादेशिक आयुक्त है उसको अगर हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर ही हटाया जा सकता है। हालांकि निर्वाचन आयुक्त को स्वतंत्र व निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं कि आप किस प्रकार काम करेंगे। तो इस प्रकार के कुछ उसको दिशा निर्देश दिया गया है, कंडीशन दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ आपको दोष भी देखने को मिलेगा। जैसे कि दोष क्या है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हताएं मतलब क्या होता है, क्वालिफिकेशन, क्या क्या योग्यता हैं। तो देखिए विधिक, शैक्षणिक, प्रादेशिक या न्यायिक संविधान में निर्धारित नहीं की गई है कि किस प्रकार अगर इसको जो है निर्वाचन आयोग की जो सदस्य है इसको कौन कौन से न्यायिक अधिकार है, विधिक है, शैक्षणिक है। यानी जैसे कि आप UPSC का मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आप आर्मी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10th पास चाहिए। तो इस प्रकार के यहाँ पर संविधान में इसका कोई निर्धारण नहीं किया गया है। तो संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी वर्ष की होगी। ये तो राष्ट्रपति तय करता है कि आपकी पदावधि, यानी आप जो कार्य करेंगे या तो 6 साल करेंगे या फिर 65 साल करेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो संविधान में सेवानिवृत्ति यानी रिटायर्ड सेवानिवृत्त का मतलब क्या होता है, रिटायर्ड के बाद निर्वाचन आयोग को यानी जो सदस्य होते हैं उसको सरकार द्वारा अन्य दूसरे आयुक्तियों पर रोक नहीं लगाया जाता है। यानी भारत में कुछ ऐसे जो पद है जिसके बाद अगर आप उस पद पर एक बार आ गए हैं और अगर आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपको अन्य किसी पद पर जाने की अनुमति नहीं होती है। जैसे कि UPSC के जो अध्यक्ष होते हैं अगर उसको एक बार UPSC का सदस्य बना दिया जाता है या अध्यक्ष बना दिया जाता है तो वो अन्य कहीं जगह पर काम करने के योग्य नहीं होता है। लेकिन जो यहाँ पर निर्वाचन आयोग है इसके सदस्यों को कहीं पर भी दोबारा से अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ठीक, चलिए देखते हैं अब इसकी शक्ति एवं कार्य, इनको क्या क्या शक्ति प्रदान है एवं कार्य क्या क्या है। संसद राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयुक्त की शक्ति व कार्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। तो देखिए कौन कौन से 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एक है प्रशासनिक, सलाहकारी एवं अर्ध न्यायिक। तो 3 को क्या क्या हो गया, प्रशासनिक, सलाहकारी, अर्धन्यायिक। प्रशासनिक, सलाहकारी, अर्धन्यायिक, तो इस 3 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है इसके कार्यों एवं शक्तियों को। तो विस्तार में शक्ति एवं कार्यों इस प्रकार है। तो संसद पहला क्या है कि संसद के
परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। तो ये इसका काम है कि कहाँ से लोग निर्वाचित होकर आएंगे, तो उसका निर्धारण करता है। समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आपको रजिस्टर में नाम चढ़ाया जाएगा। तो ये सब काम इसको दिया जाता है। निर्वाचन की तिथि तय करना कि किस प्रकार किस तारीख को वोट होगा, समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर राजनीतिक दलों का मान्यता प्राप्त करना, प्रदान करना कि ये राजनीतिक दल है, ये आज से वोट यानी इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहे हैं। फिर है उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, जैसे कमल फूल हो गया, हाथ साफ हो गया, तो इस प्रकार के चिन्ह आवंटित किया जाता है। अगला है 5वां है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना। मान लीजिए कि दो चुनाव चिन्ह के लिए कोई झगड़ा लड़ रहा, मतलब एक ही चुनाव चिन्ह के लिए कोई झगड़ा लड़ रहा है, तो इस प्रकार जो निर्वाचन आयोग है एक न्यायालय की तरह काम करता है। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना, यानी अगर किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो इसके लिए वॉलंटियर को नियुक्त करता है। फिर देखिए 7वां है कि निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के बीच आचार संहिता निर्मित करना। तो इसमें किसी प्रकार का कोई गतिविधि सरकार द्वारा नहीं की जाती है। 8वां है निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी जो होता है उन कार्यक्रम जो होता है उसमें सूची निर्मित करना। फिर तभी ना लोगों को पता चलेगा कि इस तारीख से वोट है, यानी प्रचार प्रसार करना यहाँ पर साफ कह रहा है। संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। 10वां है विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को परामर्श देना। तो मान लीजिए कि कोई विधान परिषद का सदस्य अगर वो योग्य नहीं है तो सीधा राज्यपाल से जाकर बात करेगा कि राज्यपाल जी ये ना वोट में खड़ा होने के योग्य नहीं है। और अगर संसद का कोई सदस्य है तो उसका जो शिकायत है वो राष्ट्रपति से करता है। फिर होता है क्या, रिंगिंग हो गया, जो मतदान केंद्र हुआ जहाँ पर हम जाकर वोट देते हैं, हिंसा हो गया, वो अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द कर देना। ऐसा जगह जो है एक मूवी था जो कि बहुत ही मस्त मूवी था, हम देखे थे साउथ मूवी में, माचिरला मूवी करके था। तो वहाँ पर मतदाता जो लोग थे जब भी वोट देने जाते थे तो उनके साथ मारपीट किया जाता था, उनके साथ ज़बरदस्ती उसी चीज़ पर वोट दिया जाता, कहने मतलब वोट देने के लिए कहा जाता था जो वहाँ का रंगदार था। तो इस प्रकार एक IAS ऑफिसर जाकर वहाँ पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वोट कराता है। तो माचिरला मूवी आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, हम भी देखे हैं। फिर हम चलिए देखते हैं 12वां नंबर क्या है, निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकताओं के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल से आग्रह करना। 13 नंबर में यहाँ पर बोल रहा है समस्त भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव तंत्र का पर्यवेक्षण करना। 12वां क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने की राष्ट्रपति सलाह वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के जो कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति शासन किसी अगर राज्य में लग जाता है तो वहाँ पर 1 वर्ष के बाद वहाँ पर दोबारा निर्वाचन कराया जाएगा कि नहीं, इसके लिए राष्ट्रपति से वो विचार विमर्श बातचीत करता है कि राष्ट्रपति जी अगर आप वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को हटाएंगे तो क्या वहाँ पर चुनाव होगा कि नहीं। तो इस प्रकार से वहाँ पर इसका कार्य होता है राष्ट्रपति से बात करना। फिर 15वां नंबर पर बोल रहा था कि निर्वाचन के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को पंजीकृत कराना तथा निर्वाचन में प्रदर्शन के आधार पर उसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करना। अगर आप जीत जाते हैं तो आपको राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर एक राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है। ये किसके द्वारा, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं, वे सिविल सेवा से लिए जाते हैं। सिविल सेवा यानी जो UPSC कंडक्ट कराता है, सिविल सेवक जो सर्वेंट होते हैं तो उससे लिया जाता है। और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल
उपलब्धता के आधार पर लिया जाता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों व उप सचिवों या फिर अवसर सचिवों द्वारा सहायता मिलती है। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकारों की सलाह पर करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या समझें कि जो राज्य स्तर पर जो चुनाव होते हैं, वहाँ के निर्वाचन जो आयोग होते हैं, उसकी नियुक्ति जो होता है मुख्य निर्वाचन आयोग के सलाह पर की जाती है, जिनके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। तो जिला स्तर पर जो अधिकारी होता है वो कलेक्टर साहब होते हैं, इसीलिए आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए, कलेक्टर बनिए। कलेक्टर का पद बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। आपको बहुत ऐसे काम करना होगा जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, सिर्फ आप देखे हैं। वह जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारियों व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हैं। तो निर्वाचन आयुक्त जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कि इस बार 24 का इलेक्शन हो रहा है, 18-24 इलेक्शन हो रहा है। तो आप इसको ज़रूर करके जाइएगा, और प्रीवियस ईयर भी मैं करा दूंगा, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब कि दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत की आखिर क्यों यह बनाया गया। तो देखिए, सबसे पहले इसका दृष्टि देखते हैं। भारत का चुनाव आयोग श्रेष्ठ एक संस्था बनना चाहता है। ऐसा वह भारत तथा विश्व में सक्रिय क्रियाशीलता, भागीदारी तथा चुनावी लोकतंत्र की गहराई और मजबूत प्रदान करके कर रहा है। तो आपको पता है कि हमारा जो भारत है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, और ये एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर लोग मतदान के आधार पर सरकार का चुनाव करते हैं, इसीलिए चुनाव आयुक्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पद हो जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र, स्वायत्त एवं अखंडता को बनाए रखता है। यह की उपलब्धता, समाहिता तथा नैतिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यह स्वतंत्र, दोषमुक्त तथा पारदर्शिता चुनाव को संपन्न कराने के लिए उच्चतम पेशेवर मापदंडों का पालन करते हैं। हालांकि भारत एवं चुनावी लोकतंत्र में विश्वास मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग है। लोकतंत्र में विश्वास मजबूत होता है। चलिए अब इसका सिद्धांत देख लेते हैं। आयोग ने इसके लिए निर्देशित सिद्धांत बनाए हैं जो कि प्रशासन के लिए जरूरी है। क्या कौन कौन से सिद्धांत बनाए हैं, चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो संविधान में दिए समानता, समता, निष्पक्षता हो गया, स्वतंत्रता हो गया आदि मूल्यों को बनाए रखना। निर्वाचित सरकार जो निर्वाचित सरकार चुन के आते हैं, उस सरकार के निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए कानून का शासन बनाना, ना कि सरकार यानी लोगों का शासन। तो महत्तम विश्वसनीय, स्वतंत्रता, सूचित, पारदर्शिता, चरित्रता, जवाबदेही, स्वायत्तता व पेशेवर दृष्टिकोण के साथ चुनाव संपन्न कराना। यानी चुनाव बहुत ही पारदर्शिता के माध्यम से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप वोट दे रहे कमल छाप पर लेकिन जा रहा है हाथ छाप पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। समावेशी, इसका काम क्या है कि इतना क्लियरली वोट को पार करना जैसे कि लोगों को मतलब डर ना लगे कि हमारा चुनाव गलत तो नहीं जा रहा है, हम जिस सरकार को चुन रहे हैं क्या वो कोई गलत कार्य की वजह से मतलब जो ठगी होता है उसके माध्यम से वोट दूसरे को तो नहीं जा रहा। ईवीएम मशीन में बहुत ऐसा फ्रॉड मतलब वायरल होता है, आप लोग देखे होंगे। चलिए देखते हैं कि तीसरा नंबर पर क्या बोल रहा है। समावेशी, मतदाता केंद्रित तथा मतदाता स्नेही वातावरण चुनाव प्रक्रिया द्वारा सभी योग्य नागरिकों की चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करना। तो आप लोग देखते हैं कि हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है कि आप ज़रूर मतदान देने जाइए। मतदान देना बहुत इम्पोर्टेंट है, हम अपने लोकतंत्र को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को प्रेरित किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया के हित में राजनीतिक दलों तथा भागीदारी करवाना कि आप जाकर
राजनीतिक दल को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन में खड़ा किया जाता है ताकि लोगों को अच्छा एक सरकार मिल सके। पांचवा क्या है, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में स्टेक होल्डर्स जैसे मतदाता हो गया, राजनीतिक दल हो गया, चुनाव अधिकारी हुए, जिम उम्मीदवार हो गया, वो सामान्य जनता में जागरूकता का प्रसार करना और देश की चुनाव व्यवस्था में विश्वसनीय भरोसा बढ़ाना और मजबूत करना, ये इसका सिद्धांत हो गया भाई। छठा क्या है, चुनाव सेवाओं में प्रभावकारी तथा पेशेवर निष्पादन के लिए मानव संसाधन विकसित करना। कि मानव संसाधन, आपको पता है कि किसी देश में मानव संसाधन बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन है। मानव संसाधन के बिना किसी भी संसाधन का विकास या फिर खोज नहीं किया जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया के आसान निर्वहन के लिए श्रेष्ठ संरचना तैयार करना कि किस प्रकार चुनाव किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो। 8वां नंबर क्या बोल रहा है, चुनाव प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों के सुधार के लिए तकनीकी अपनाएं। 9वां नंबर बोल रहा है भाई कि आदर्श एवं लक्ष्य की श्रेष्ठता की पूर्ण प्राप्ति के लिए नवाचारी प्रक्रिया को अपनाने का प्रसार करना चाहिए। जैसे कि आप सोशल मीडिया में अभी है, पहले क्या टीवी और रेडियो के माध्यम से चुनाव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसार किया जाता था, लेकिन अब जो मॉडर्न युग आ गया है, अब लोगों को इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से चुनाव में भागीदारी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जा रहा है। 10 नंबर यहाँ पर लास्ट है कि देश की चुनावी व्यवस्था में लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखने तथा मजबूती प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना। ठीक है, तो ये जो कि हम लोगों ने अभी चुनाव आयोग के बारे में अच्छा से समझ लिया हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर एक कमेंट कर दीजिएगा। अगर मैं ख़राब भी पढ़ाया हूँ किसी भी प्रकार से, अगर आपको ख़राब भी लगा है अच्छा भी लगा है तो ज़रूर अपना कमेंट नीचे दे दीजिएगा। और अगर पसंद आया है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक के बिना हम मोटिवेट नहीं होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता ही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।